क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल पार्ट वन में हमने क्रेब्स साइकिल के डिफरेंट स्टेप्स देखे थे कि किस तरह से ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो पायरुवेट बना था वो पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में आता है। माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर उसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है और इट इज ब्रोकन डाउन इनटू एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए इनिशिएट करता है ऑक्सैलो एसीटेट के साथ रिएक्शन, जहां ऑक्सैलो एसीटेट एक कैटलिस्ट की तरह से काम करता है और क्रेब्स साइकिल को प्रारंभ करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्रेब्स साइकिल के आगे वाले पार्ट में हम देखेंगे कि इसकी एनर्जेटिक्स क्या क्या होते हैं, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और कौन से वाइटल एलिमेंट्स हैं जो इसके लिए जरूरी हैं। क्रेब्स साइकिल सेल्यूलर रेस्पिरेशन की सेकेंड स्टेज है। जो 3 स्टेजेस हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन में देखते हैं, सो इट इज द सेकेंड ऑफ द 3 स्टेजेस, जिसमें ग्लूकोज, फैटी एसिड और सर्टेन अमीनो एसिड्स, जिनको हम फ्यूल मॉलिक्यूल्स कहते हैं, वो ऑक्सीडाइज होते हैं थ्रू दिस साइकिल। सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट साइकिल क्योंकि यहाँ तीनों ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड जो मॉलिक्यूल्स हैं आर ऑक्सीडाइज्ड थ्रू दिस साइकिल। ऑक्सीडेशन इन मॉलिक्यूल्स का प्राइमरीली यूज होता है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी contained in these molecules into ATP। एनर्जी का हम एक रूल पढ़ते हैं कि it can neither be created nor be destroyed, it can just be transformed from one form to another। तो जो फ्यूल मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जाता है into ATP, जो सेल की एनर्जी करेंसी है। इन फ्यूल मॉलिक्यूल्स को क्राइब्स साइकिल में जाने से पहले एक कंडीशन है, एंड दैट द कंडीशन इज एसिटाइल कोए, कि ऑल द फ्यूल मॉलिक्यूल्स which need to enter Krebs cycle should first be converted into acetyl CoA। जैसे इस चैप्टर में हमने ग्लाइकोलाइसिस या ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पढ़ा कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का अपघटन होता है पायरुवेट में। दिस पायरुवेट देन एंटर्स द माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू एमपीसी और फिर वहां उसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है एंड इट इज कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो पायरुवेट के कन्वर्जन के बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन थी वो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम की थी, जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है पायरुवेट से। दिस कैन बी नाउ इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सिट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल में तीनों तरह के जो कंपाउंड्स हैं, चाहे फैटी एसिड हो, ग्लूकोज हो या अमीनो एसिड्स हो, इफ दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोए, दे एंटर द क्रेब्स साइकिल and are oxidized, and the energy contained in them is transformed into ATP। क्रेब्स साइकिल में जो मेन रिएक्शंस हैं, जो एनर्जी यील्डिंग स्टेप्स है, जहां पर कोएंजाइम्स रिड्यूस होते हैं या सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, वो कौन सी एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं, कौन से एंजाइम्स हैं। सबसे पहला जो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, वो डिहाइड्रोजनेशन कर NAD को रिड्यूस करता है इनटू NADH, और एक NADH के ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पर हम 3 ATP गेन कैलकुलेट कर रहे हैं। सो 1 NADH व्हेन प्रोड्यूस्ड रिलीजेस 3 ATP इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सिमिलरली अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज जब एक्ट करता है, फिर से एक NADH बनता है which would give 3 ATP again। then succinate dehydrogenase एंजाइम की एक्शन से FADH2 बनता है। FADH2 के लिए ATP gain is 2, तो एक FADH2 से 2 ATP। then फाइनल रिएक्शन जहां मेलेट डिहाइड्रोजनेज की होती है, वहां एक और NADH बनता है जो 3 ATP देगा। इस क्रेब्स साइकिल में एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है 1 GTP देता है विच इज इक्वल टू 1 ATP। सो नेट गेन पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोए, कि एक एसिटाइल कोए जब क्रेब साइकिल में एंटर करता है तो इट प्रोड्यूसेस 12 ATP, एक एसिटाइल कोए। ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इनिशियल फर्स्ट स्टेप जो शुरू होता है ऑक्सैलो एसीटेट की रिएक्शन एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ, सिट्रेट सिंथेज एंजाइम यहाँ पर है, और फिर नेक्स्ट स्टेप्स जो आती हैं जिसमें सबसे पहले सिट्रेट बन रहा है 6 कार्बन कंपाउंड,
देन अकोनिटेज से सिस अकोनिटेट, आइसोसिट्रेट, और फिर एनर्जी प्रोड्यूसिंग या रिडक्शन रिएक्शंस जहां को एंजाइम्स रिड्यूस होना शुरू होते हैं। तो फर्स्ट जो हमने देखी थी आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, आइसोसिट्रेट जब कन्वर्ट होता है इनटू अल्फा कीटो ग्लूटरेट, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल भी यहाँ रिलीज होता है और एक NADH का निर्माण होता है। नेक्स्ट स्टेप में जब अल्फा कीटो ग्लूटरेट का डिहाइड्रोजनेशन होता है, अगेन अ सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज रिलीज। तो दोनों कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स साइमल्टेनियसली एक स्टेप से दूसरी स्टेप में रिलीज हो जाते हैं, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटरेट फॉर्मेशन में और अल्फा कीटो ग्लूटरेट से सक्सेनाइल कोए बनने में। दोनों कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहे हैं और दो NADH यहाँ पर बन रहे हैं। सक्सेनाइल कोएंजाइम ए से जब सक्सिनेट बनता है उस समय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है और 1 GTP इज प्रोड्यूस्ड, जिसको हम ATP के इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। सो 1 ATP एट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये जो NADH बने हैं ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाके ऑक्सीडाइज होंगे और वहां पर ATP जनरेट करेंगे। सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनने में सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस एक FAD कोएंजाइम को रिड्यूस करता है इनटू FADH2। सो अगेन दिस इज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो 2 NADH 1 FADH2। फ्यूमरेट से फ्यूमरेज एंजाइम मैलेट बनाता है और मैलेट से जो फाइनली ऑक्जेलो एसीटेट वापस बन रहा है उस समय फिर से एक NADH यहाँ पर बनता है मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो 3 स्टेप्स हैं जहां पर NADH का निर्माण हो रहा है, फ्रॉम आइसोसिट्रेट, फ्रॉम अल्फा कीटोग्लूटरेट एंड फ्रॉम मैलेट। 3 NADH in a Krebs cycle, 1 FADH2 and 1 substrate level phosphorylation। तो टोटल 5 रिएक्शंस हैं जहां पर ATP फॉर्मेशन आइदर थ्रू सबस्ट्रेट लेवल और थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोड्यूस होते हैं। If we calculate the energetics of Krebs cycle, तो अगर हम एक एसिटाइल कोए के लिए कैलकुलेट करें तो इट गिव्स 12 ATP इन 1 टर्न, यानी ग्लूकोज के अपघटन से 2 पायरुवेट बनेंगे, 2 पायरुवेट से 2 एसिटाइल कोए बनेंगे। एक एसिटाइल कोए जब Krebs साइकिल में एंटर करता है तो वो 12 ATP प्रोड्यूस करता है। क्योंकि दो पायरुवेट हैं तो 2 एसिटाइल कोए एंटर करेंगे सिट्रिक एसिड साइकिल में, यानी ये साइकिल ट्वाइस रन करेगी। सो इट वुड गिव 24 ATP। तो एक क्रेब साइकिल में ग्लूकोज के अपघटन के बाद 24 ATP बनेंगे। एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस का जो हमने देखा था वहां नेट ATP 8 है, टोटल 10 होते हैं, उसमें से 2 यूटिलाइज हो जाते हैं इनिशियल रिएक्शंस में, जो इन्वेस्टमेंट रिएक्शंस थी उनमें। तो 8 ATP नेट ग्लाइकोलाइसिस के। देन जब पायरुवेट बनता है उसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो वहां पर 2 NADH बनते हैं। वो 2 NADH 3 ATP पर NADH के हिसाब से 6 ATP देते हैं और 2 एसिटाइल कोए जब क्रेब साइकिल में ऑक्सीडाइज होते हैं तो दे प्रोड्यूस 24 ATPs। तो ओवरऑल अगर हम ग्लूकोज के लिए कैलकुलेट करें स्टार्टिंग फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस टिल Krebs साइकिल तो 38 ATP का नेट गेन यहाँ पर होता है। स्टेजेस अगर हम देखें कि ग्लाइकोलाइसिस, पायरुवेट ऑक्सीडेशन और सिट्रिक एसिड साइकिल, ये 3 स्टेजेस जो हमने अभी पढ़ी हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में यूकैरियोटिक सेल्स में ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में हो रहा है। इनपुट्स या उसके लिए प्रारंभिक जो आवश्यकता है दैट इज ग्लूकोज, 2 ADP 2 NAD। आउटपुट या इट प्रोड्यूसेस ग्लूकोज के अपघटन से पायरुवेट बन रहा है, 2 ATP बनते हैं और 2 NADH, तो विच गिव्स टू 8 ATP इन टोटल। पायरुवेट ऑक्सीडेशन फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यहाँ पायरुवेट है, कोएंजाइम है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NAD है। एंड प्रोडक्ट्स या आउटपुट्स हैं 2 एसिटाइल कोए, कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है, एंड 2 reduced coenzymes NAD। तो यहाँ 2 NADH बन रहे हैं, so 6 ATP, so 8 and 6 ATP 14। citric acid cycle again in the mitochondria, उसके लिए आवश्यक जो प्रारंभिक सब्सटेंसेस हैं वो एसिटाइल कोए हैं,
और कोएंजाइम्स हैं 6 NAD, FAD और ADP चाहिए। रिएक्शन होने में जो कंपाउंड्स या आउटपुट्स आते हैं 4 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 कार्बन डाइऑक्साइड पर क्रेब्स साइकिल, तो 2 एसिटाइल CoA से 4 CO2, 2 कोएंजाइम्स रिड्यूस्ड NADs, FADs और ATP, तो यहाँ ये 24, तो 24 एंड 14 इन टोटल 38 ATPs यहाँ प्रोड्यूस होते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल को अगर हम समराइज करें तो इट इज द फाइनल पाथवे फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन। जो हमने अभी फर्स्ट स्लाइड में देखा कि हाउ दीज फ्यूल मॉलिक्यूल्स कैन एंटर द कार्बन द क्रेब्स साइकिल, कि यदि वो एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होते हैं तो वो क्रेब्स साइकिल के थ्रू ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। सो इट इज द फाइनल पाथवे फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑल दीज कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन्स। कॉमन एंड मेटाबोलाइट है एसिटाइल CoA। इन तीनों का जो कॉमन एंड मेटाबोलाइट अगर है तो एसिटाइल CoA है, which reacts with the oxaloacetate to form citrate, और जो सिट्रिक एसिड साइकिल को प्रारंभ करता है। इस सिट्रिक एसिड साइकिल में सीरीज ऑफ डिहाइड्रोजनेशंस एंड डीकार्बोक्सिलेशंस होते हैं, जिसमें सिट्रेट डिग्रेड होता है, कोएंजाइम्स रिड्यूस होते हैं, 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं और ऑक्जेलोएसिटेट फिर से रीजेनरेट होता है। रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स जो हैं NADH एंड FADH2, ये कोएंजाइम्स ऑक्सीडाइज होते हैं थ्रू रेस्पिरेटरी चेन which is linked to the formation of ATP, जिसे हम oxidative phosphorylation कहते हैं। तो this cycle is the major pathway for formation of ATP। और सबसे अच्छी बात है कि this is located in the matrix of mitochondria, which is just adjacent to the respiratory chain। जो mitochondria की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इसके बिल्कुल एडजेसेंट ही ये लोकेटेड होती है। सो जैसे ही कोएंजाइम्स रिड्यूस्ड होते हैं, they can easily enter the respiratory chain and रीऑक्सीडाइज, वहां पर जाके वो फिर से ऑक्सीडाइज हो सकते हैं और फिर से क्रेब साइकिल में अवेलेबल हो सकते हैं फॉर फर्दर रिडक्शन। तो द सिट्रिक एसिड साइकिल इज एम्फीबॉलिक। एम्फीबॉलिक है क्योंकि यहाँ पर कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों, सिंथेसिस और ब्रेकडाउन दोनों तरह की रिएक्शंस हो रही हैं। क्योंकि इन एडिशन टू ऑक्सीडेशन, जहां ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन द प्रोविजन ऑफ कार्बन स्केलेटन्स, कि ये कार्बन स्केलेटन्स भी प्रोवाइड करता है फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण में, फैटी एसिड सिंथेसिस, फैटी एसिड के संश्लेषण में, एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स का ट्रांसअमीनेशन से कन्वर्जन होना भी इसी साइकिल के थ्रू पॉसिबल है। तो इन दिस केस जब ये दोनों तरह की रिएक्शंस यहाँ संपन्न हो रही है, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक, तो इट इज एन एम्फीबॉलिक साइकिल, कि ये कार्बन स्केलेटन्स प्रोवाइड करती है तीनों ही हमारे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, लिपिड हो या प्रोटीन्स हो। सिग्निफिकेंस क्या है क्रेब साइकिल की? क्रेब साइकिल एक इम्पॉर्टेंट साइकिल है। तो जैसे ये एम्फीबॉलिक है, एम्फीबॉलिक होने की वजह से क्या है कि जो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बन रहे हैं, क्रेब साइकिल की जो रिएक्शंस होती हैं, राइट, बिगिनिंग फ्रॉम ऑक्सैलोएसीटेट एंड अगेन फ्रॉम मेलेट टू ऑक्सैलोएसीटेट, वहां बीच में जो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बन रहे हैं, दे आर यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, साइटोक्रोम्स, फैट्स एटसेट्रा। तो इट प्रोवाइड्स a basis for synthesis of these compounds। Then amino acids, जो हमने इंटर कन्वर्जन पढ़ा कि अमीनो एसिड्स कीटोग्लूटरिक एसिड, पायरुविक एसिड, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड आदि से निर्माण हो सकता है। क्रेब साइकिल सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करती है इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, जो कि कोशिका के अलग अलग गतिविधियों के लिए आवश्यक है। इसी साइकिल से कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस किए जाते हैं, which are used for the growth and maintenance of cells। सिट्रिक एसिड साइकिल में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है विटामिन्स। विटामिन्स बहुत ही जरूरी हैं
essential हैं for the Krebs cycle to run properly. Krebs cycle के लिए जो विटामिन्स हैं, बी विटामिन या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है, उसके 4 मेन विटामिन्स आर इसेंशियल फॉर सिट्रिक एसिड साइकिल, और तभी ये साइकिल प्रॉपरली रन करके और हाई एनर्जी यील्ड दे सकती है। विटामिन डेफिशिएंसी के केस में क्रेब्स साइकिल का भी ड्रॉबैक या क्रेब्स साइकिल भी सफर कर सकती है। कौन कौन से विटामिन हैं जो क्रेब्स साइकिल में यूज किए जाते हैं? विटामिन्स का जो सोर्स है वो हमारी डाइट है, तो ये डाइट में ज़रूरी विटामिन्स हमें लेने हैं ताकि क्रेब्स साइकिल में इनकी डेफिशिएंसी नहीं हो। अब क्रेब्स साइकिल में जो इम्पोर्टेंट विटामिन्स हैं वो सबसे पहले राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन किस रूप में है? एफएडी के रूप में, कि ये फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में, जो कि एक सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के लिए को फैक्टर का काम करता है। तो इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट विटामिन। सेकंड, नियासिन, ये है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में। ये आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज और मैलेट डिहाइड्रोजनेज के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करता है। क्रेब्स साइकिल में जो हमने 3 रिएक्शंस देखी थी जहां पर NAD रिड्यूस होता है इनटू NADH, वहां ये डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स के साथ में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का रोल प्ले करता है और फिर यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाकर ऑक्सीडाइज होता है। तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट B vitamin for Krebs cycle. Then comes the third vitamin जिसको हम विटामिन B1 कहते हैं, थायमीन। थायमीन डाइफॉस्फेट जो डी कार्बोक्सिलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे हमने पायरुवेट का डी कार्बोक्सिलेशन देखा, क्रेब्स साइकिल में भी सिमिलरली अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम है, वहां पर ये थायमीन आवश्यक है फॉर दिस रिएक्शन। जैसे पायरुवेट में टीपीपी और आपने टीटीपी देखा था कि वहां फर्स्ट रिएक्शन में ये जरूरी है, उसी तरह से अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज रिएक्शन में भी थायमीन प्लेज एन इम्पोर्टेंट role for that reaction. And the fourth vitamin is pantothenic acid. ये है कोएंजाइम ए का पार्ट। जब हम जैसे एसिटाइल कोएंजाइम ए बोलते हैं, तो उस कोएंजाइम ए का पार्ट है पैंटोथेनिक एसिड। This cofactor is attached to active carboxylic acid residues such as acetyl coenzyme A and succinyl coenzyme A. तो acetyl coenzyme A तो फर्स्ट स्टेप है ऑक्सैलोएसीटेट के साथ रिएक्शन की, और succinyl CoA is a part of reaction of the Krebs cycle. तो ये चारों विटामिन जो बी विटामिन के हैं, वो चारों इसेंशियल हैं फॉर रनिंग द सिट्रिक एसिड साइकिल। Thank you.